हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम अपनी एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट अवेटेड सीरीज को मैं दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूं चैनल के ऊपर, जो कि सीक्रेट वॉरियर्स की है। अब इस पूरी की पूरी सीरीज के मैं ऑलरेडी जो हूँ पिछले काफी दिनों से काफी टाइम पहले मैंने इसके तकरीबन 16 इश्यूज को और 2 वन शॉट कॉमिक्स को आपके साथ शेयर किया है, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आए थे। और ये स्टोरी है ही एक बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की, क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स की उन स्टोरीज में से नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे हीरोज मिलके बड़े बड़े एलियन से, खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, बल्कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड है और ऐसा फील देती है कि ये रियल वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि इसकी स्टोरी जो है निक फ्यूरी, शील्ड, हाइड्रा और सारी की सारी एजेंसीज के अराउंड चलती है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक जेम्स बॉन्ड किस्म की स्टोरी बना देती है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा सीरीज के हवाले से, क्योंकि काफी लंबा हमारे इस सीरीज के बीच में ब्रेक आ गया था और आप में से बहुत ज्यादा लोग बहुत सी चीजों को भूल गए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट स्किप करके हमारे एपिसोड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ओके है, मैं आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन जो लोग काफी दिनों के बाद आ रहे हैं उनके लिए रिकैप है कि ये दरअसल वो टीम है जो कि निक फ्यूरी ने तब बनाई थी जब उनको जो है अमेरिका का गद्दार करार दे दिया था। अब वो क्यों दिया था उसके ऊपर एक अलग से स्टोरी आर्क था जो कि हमने कवर करा था सीक्रेट वॉर का, जिसमें निक फ्यूरी जो है कुछ सुपर हीरोज की मदद से लेटवीरिया के ऊपर जाके अटैक करते हैं यूएस गवर्नमेंट की इजाजत के बिना, और इस वजह से यूएस गवर्नमेंट उनको गद्दार करार दे देती है और वो शील्ड को छोड़ के भाग रहे होते हैं। और शील्ड इस वक्त जो है मारिया हिल के हाथ में लग चुकी थी और वो अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन जब सीक्रेट इन्वेजन का पूरा इवेंट आया तो उस टाइम पे निक फ्यूरी ने देखा कि किस तरीके से स्क्रल्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, और निक फ्यूरी को ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। लेकिन क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी एक ऐसी जबरदस्त किस्म की टीम बनाई जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जिसके अंदर उन्होंने शील्ड के एजेंट डेजी जॉनसन जो कि क्वेक के नाम से मशहूर है, इसके अलावा योयो रोड्रिगर जो कि स्लिंग शॉट है, इसके अलावा जेटी जेम्स जो कि हेलफायर था, जेरी स्लेज जो कि स्टोन वॉल था, अलेक्जेंडर एरॉन जो कि फोबोस एरिस गॉड ऑफ वॉर का बेटा है, इसके अलावा यहाँ पे एक इनके पास टेलीपोर्टर मौजूद है जिसका नाम एडन फेसी है। और ये बेसिकली निक फ्यूरी की वो प्राइमरी टीम थी जिसको उन्होंने नाम दिया था द व्हाइट टीम, और ये निक फ्यूरी के साथ सारे के सारे काम मिलके कर रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमें अपने पिछले स्टोरी आर्क में ये बात पता चली थी कि निक फ्यूरी ने सिर्फ एक व्हाइट टीम नहीं बल्कि इसके अलावा 2 और टीम्स को क्रिएट किया हुआ है, जिसमें से एक ग्रे टीम है जिसमें निक फ्यूरी का बेटा जो कि हमें पता चलता है कि एक मौजूद है, वो इस टीम को पूरी की पूरी चला रहा होता है। और उसका काम होता है कि बेसिकली जो एक दूसरी एजेंसी जो कि रशियन सोवियत वॉर के बाद बनी थी लेवियथन, वो उसको खत्म करने का काम करेगा। और इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे ब्लैक टीम भी मौजूद होती है जिसको अलेक्जेंडर पियर्स जो है वो बेसिकली लीड कर रहे होते हैं, और उनका काम बेसिकली हाइड्रा और उसके लोगों को डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने अपने लास्ट स्टोरी आर्क में देखा था कि किस तरह से लेवाइथन और हाइड्रा खुद आपस में एक दूसरे से जंग के ऊपर लगे हुए हैं, और हाइड्रा का जो बहुत बड़ा बेस था क्राउन वो डिस्ट्रॉय हो गया था और हाइड्रा को उसके अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो निक फ्यूरी ने इस बात का फैसला करा था कि वो अपना ऑपरेशन गो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर उनका दुश्मन क्योंकि पहले से काफी ज्यादा जख्मी है तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली निक फ्यूरी ने यहाँ पे डम डुगन को भी एक टास्क दिया था कि वो जाके उन सारे के सारे फॉर्मल शील्ड ऑपरेटिव्स को असेंबल करेगा जो कि पहले कभी उनके साथ काम किया करते थे, यानी कि वो पुराने हाउलिंग कमांडोज, उनको एक साथ लाने का काम वो डम डुगन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे के पूरे स्टोरी के अंदर हमारे पास बहुत अलग अलग एंगल्स और स्टोरीज को एक साथ मिला के एक स्टोरी बनाई गई है। तो इसलिए अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज एक बार आप इस पूरी की पूरी सीरीज को शुरू से देखिए, क्योंकि अब मैं जब इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं लूंगा, और इसी वजह से मैंने इसको इतना लेट स्टार्ट किया ताकि हमारे बीच में कोई ब्रेक ना आए और एक पूरे के पूरे फ्लो के अंदर मैं सीरीज को आपके साथ खत्म करूं। तो अभी हमारे पास तकरीबन इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर 12 इश्यूज होने वाले हैं, और इन 12 इश्यूज को मैं आपके साथ बैक टू बैक शेयर करूंगा ताकि ये स्टोरी का एक्सपीरियंस आपको जबरदस्त तरीके से मिल सके। सो गाइस, इतना लंबा इंट्रो देने के बाद आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस सीरीज का मकसद क्या है, इस सीरीज में क्या चल रहा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे इससे इस तरह की वीडियोस बनाने की बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए कंटेंट को अपलोड कर रहा होता हूँ। तो इतना तो आपका बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस डेली बेसिस पे देख सकें। सो गाइस, अब बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली एक बार के अंदर से होती है, जिसको हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे बैठ के अपनी शराब को एंजॉय कर रहे हैं, और वो यहाँ पे कुछ पुरानी तस्वीरों को लगा हुआ दीवार पे देख रहे होते हैं जो कि उनके पुराने वक्तों की है। लेकिन इसी तरह हमारे पास यहाँ से बताया जा रहा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो वर्ड आता है उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। क्या आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं? और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक लेडी एक आदमी को, एम्बेसडर को ये समझा रही होती है कि आपको मेरी बात सुनना होगा और आपको उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से लेना होगा। लेकिन वहीं से एक आदमी आता और कहता है कि एक्सक्यूज मी एम्बेसडर्स, अब वक्त आ चुका है। तो कहते हैं कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं जरा एक मिनट, हम अभी नहीं आ रहे हैं। कंसिडरेशन, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको इस पूरे के पूरे मामले को एक कंसिडरेशन तो देनी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे के पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझें और इसमें फर्क करने की कोशिश करें। लेकिन वो वहीं से कहते हैं मैं इस बात को ऑलरेडी जानता हूँ, और एम्बेसडर वाइट ये न्यूयॉर्क सिटी है, हम इसके अंदर रहते हैं और हम लोग पूरा साल यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती है।
हम सभी जो है वो उस आदमी की फाइल को पढ़ते हैं जिसके बारे में यहाँ पे आज बात हो रही है। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि एग्जैक्टली वो कौन है। तो वो वहां से कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी इसी बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो आदमी कुछ टाइम पहले नॉर्मेंडी के अंदर देखा गया था। तो वहीं से वो कहते हैं कि अच्छा तो मतलब ये वाला पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब सूनर और लेटर हमसे ये बात इस तरह से पूछी जा सकती है कि आप कौन हुआ करते थे। और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है बेसिकली द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे बड़ी बड़ी कंट्रीज के एम्बेसडर्स को यहाँ पे लाया गया है। अब इस पूरी की पूरी बातचीत को मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि ये कॉमिक का एक थोड़ा सा बहुत स्लो पार्ट है जो कि इतने मजेदार भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आज दरअसल यहाँ पे जो है निक फ्यूरी के दो साथियों को, यानी कि एक सिटवेल और एक दूसरा जो है डम डम डुगन, उनको यहाँ पे आज बुलाया गया है। तो बेसिकली आज यूएन की जो सारी की सारी मीटिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि बेसिकली निक फ्यूरी ने अभी कुछ टाइम पहले एक जबरदस्त किस्म का एक दूसरी कंट्री के अंदर जाके अटैक करा था हाइड्रा और पूरे के पूरे लेवाइथन बेसिस के ऊपर। और अब जैसा कि इनके दो आदमी पकड़े जा चुके हैं जिसमें से एक सिटवेल है और एक डम डम डुगन है। तो एक तरह से हमारी स्टोरी जो है आगे प्रेजेंट की दिखाई जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या इवेंट्स हुए हैं वो जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे जाती जाएगी तो वो हमें फ्लैशबैक में दिखाए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डम डम डुगन और इनको पकड़ के इसलिए लाया गया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ताकि वो उनके सवालों के जवाब दे सकें कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निक फ्यूरी इस वक्त एक भगोड़े हैं दुनिया की नजर में और एक तरह के क्रिमिनल हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहीं से सिटवेल बोलता है कि हम आपकी बात समझ गए हैं, थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर। और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर बैठे होते और कहते हैं कि हम आज यहाँ पे जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं हमने आपको वहीं पर तलाश किया था, और जैसा कि वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है चाइना की कंट्री के अंदर हुआ था, तो यहाँ पे आज हमारे पास चाइनीज एम्बेसडर मौजूद हैं जो कि इस सेशन को आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। तो मिस्टर एम्बेसडर आप पूछ लीजिए जो भी आपके दिल में सवाल मौजूद हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि चाइना के एम्बेसडर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस्टर डुगन एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर सिटवेल, क्या आप दोनों अपने अपने जॉब टाइटल्स को बता सकते हैं कि आप लोग क्या जॉब करते हैं। तो वहीं से कहता है कि मिस्टर डुगन जो है वो सीईओ ऑफ HCPMC हैं और मैं इस वक्त चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूं जो कि इसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। तो वहीं से वो पूछते हैं क्या आप अपनी इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली करती क्या है। तो वहीं से वो बताते हैं कि हम लोग बेसिकली ऑफर करते हैं इलीट कॉम्पैक्ट एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट्स, टू द कंपनीज, टू द इंडिविजुअल्स जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनके ऊपर हमेशा जो है किसी ना किसी अटैक का खतरा रहता ही है। हम उन सारे के सारे लोगों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वहीं से चाइनीज एम्बेसडर बोलते हैं मतलब आपकी बातों को सुन के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ भाड़े के ठट्टू हैं, क्या मैंने ये बात गलत कही है। तो वहीं से मिस्टर सिटवेल बोलते हैं कि आई थिंक आप जिस तरीके से सारी की सारी बातें सोच रहे हैं आप उसको कुछ ज्यादा ही सिंपल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी इस बात से एग्री करेंगे। तो वहीं से वो पूछते हैं कि वेरी वेल, खैर आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आखिरकार किस किस्म के लोग होते हैं, और क्या इस वक्त आपका कोई क्लाइंट है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो वहीं से सिटवेल बोलता है कि सर प्राइवेसी हमारी कंपनी का नंबर 1 रूल है जो कि हमारे क्लाइंट्स हमसे परचेज करते हैं। तो मिस्टर एम्बेसडर मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूं। तो वहीं से बोलते हैं कि वेल आप मुझे कम से कम ये तो बता सकते हैं क्या इस वक्त कोई कंट्री जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, कोई सॉवरेन नेशन। तो कहते हैं कि नहीं। तो वो पूछते हैं क्या कोई आपके पास इस वक्त ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जो कि किसी कॉर्पोरेशन या किसी बिजनेस एंटिटी को बिलोंग करता है। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो कहते हैं क्या आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी इंडिविजुअल के साथ हुआ है, यानी किसी एक इंसान के साथ। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो पूछता है कि अच्छा तो कितने लोगों के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। तो सिटवेल बोलता है कि सिर्फ एक ही। अच्छा तो फिर वो कौन हो सकते हैं। आई एम सॉरी सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं किसी भी कीमत के ऊपर। तो वहीं से हम देखते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर बोलते हैं कि मिस्टर सिटवेल हम सब इस कमरे के अंदर जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका जो इस वक्त क्लाइंट है वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल निक फ्यूरी है जो कि एक्स यूएस मिलिट्री, एक्स CIA, एक्स शील्ड है। तो सिटवेल वहां पे मुस्कुराता और कहता है कि मैं इस वक्त किसी तरह की पोजीशन के अंदर नहीं हूं कि मैं आपको इस बात की कंफर्मेशन दे सकूं। तो वहीं से वो पूछते हैं कि वेरी वेल, लेकिन कम से कम आप मुझे ये तो बता ही सकते हैं कि आप आखिरी बार कर्नल फ्यूरी से कब मिले थे। तो कहता है कि मैं उनसे तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले मिला था। तो कहते हैं कि क्या। तो कहता है कि हाँ मैं उनसे 1.5 हफ्ते पहले मिला था, वहां पे एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। तो वहीं से वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी आपका इससे क्या मतलब है। तो वहीं से डम डम डुगन बोलता है कि अरे भाई वहां पे सिर्फ एक पार्टी चल रही थी और कुछ नहीं। उसी तरह तो यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है हमारी सूडान द सैंड बॉक्स जो कि फ्यूरी का सीक्रेट बेस नंबर 4 है 2 हफ्ते पहले। तो इन सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स को बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा। इस पूरी की पूरी स्टोरी की जो खासियत है वो यही है कि ये अलग अलग टाइम पीरियड्स को एक साथ मिला के दिखा रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डम डम डुगन लैंड करता है अपने हेलीकॉप्टर के जरिए और सिटवेल इसका यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। और आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूं कि सिटवेल, डम डम डुगन और ये जो पुराने लोग थे निक फ्यूरी ने उनको ये मिशन दिया था कि उनको एक तरह की फेक कंपनी बनानी है और दुनिया में ऐसा शो करना है कि वो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम करते हैं। इसके जरिए उनके पास जो वेपन्स होंगे, जो हथियार होंगे, जो चीजें होंगी उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे सारे के सारे लोग आज मिलने के लिए आए इस छोटे से बेस के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके सारे के सारे दोस्तों का, पुराने लोगों का गेट टुगेदर हो रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिक कोनिंग मौजूद है, जॉन कैडेट मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे सिटवेल मौजूद है और सारे के सारे पुराने हॉलिंग कमांडोज आज यहाँ पे मौजूद है।
और इसी तरह वो लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश वगैरह हो रहे होते हैं। और उतनी देर में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी भी यहाँ पे आते हैं। तो वहीं से रॉबर्ट बोलता है कि निकोलस तुम तो आज भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो निक फ्यूरी बोलता है कि तुम अभी भी एक फैंटास्टिक लायर हो रॉबर्ट। तो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं आज तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलाने के लिए आया हूँ। मिलो मेरे ग्रैंडसन से, ये है रायन रॉल्स्टन। रायन, ये है निक फ्यूरी और आज तक की मेरी नजर में होने वाला सबसे ज्यादा इंप्रेसिव इंसान है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नॉर्मली मैं इस तरह की बातों को कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि यार बस भी करो निक। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं तो रायन तुम एक आर्मी मैन हो और तुम्हारे सीने के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक रेंजर टैब लगा हुआ है, मतलब तुम एक काम के बंदे हो। तो कहता है कि यस सर। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि चलो फिर तो अच्छी बात है, इसका मतलब कि तुम हमारे दरमियान बैठ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे ड्रिंक तो ऑफर करनी ही होगी। तो कहता है कि बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि तुमने ठीक कहा बेटे, ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। तो अब तुम जाओ और मेरे और अपने ग्रैंडफादर के लिए एक जबरदस्त किस्म की ठंडी बियर ले आओ। और उसी तरह देखते हैं निक फ्यूरी उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो काफी जबरदस्त है। तो वहीं से वो कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तो निक बोलता है कि चलो अब बस भी करो, बता दो सेनेटर कि तुम क्या करने के लिए आए हो। तो वो बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे व्हाइट हाउस के अंदर कितने सेटबैक्स रह चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी चीजें अभी तक हमारे फेवर के अंदर काम कर रही हैं। और जब बात वोटिंग की आएगी तो हमें वो सारे के सारे वोट्स मिल जाएंगे जिनकी हमें जरूरत है निक। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम इस बात को मेक श्योर करो रॉबर्ट कि तुम्हें वो सारे के सारे वोट्स मिल जाएं, क्योंकि मैं बहुत जल्द सारी की सारी तैयारी कंप्लीट कर ही चुका हूं उस सारे के सारे शोर को मचाने के लिए। और ये शोर कुछ ज्यादा ही मचने वाला है और मुझे इसमें के अंदर जितनी ज्यादा पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सपोर्ट मिले मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो वहीं से वो रॉबर्ट बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये सब कितना जल्दी करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन वहीं से सिटवेल आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, आप जानना चाहते थे ना कि कब तक हम सब तैयार हो जाएंगे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओके अब मुझे जाना होगा, मैं इसके ऊपर तुमसे बाद में बात करूंगा। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं कुछ खा तो सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उन लोगों ने आज डिनर वगैरह अरेंज किया हुआ है सारे के सारे लोगों ने, और वो यहाँ बैठ के अपने सारे के सारे मिशन को भी बातें कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और वो सारे के सारे हॉलिंग कमांडोज एक साथ बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं और निक फ्यूरी उनको पुराने पुराने किस्से सुना के एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम दोबारा से उसी यूएन मीटिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो डिबेटेबल हो सकती है, क्या मैंने ठीक कहा? तो वहीं से चाइनीज एम्बेसडर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मेरे पास बस यही सवाल थे। तो वहीं से वो कहते हैं कि ओके आपका बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर वाइट, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी? तो उसी तरह एम्बेसडर वाइट बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेंटलमैन, मैं इस वक्त आपसे ये सारे के सारे सवाल पूछ के आपका वक्त जाया नहीं करूंगी कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का क्या फंक्शन है, क्या आप सारी की सारी चीजें जो है वो लीगल अथॉरिटीज के साथ करते हैं। लेकिन बस मेरा यहाँ पे एक ही कंसर्न है कि वो चाइना। आखिरकार आप इस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि चाइना के अंदर ऐसा क्या था जो कि आप वहां पे इस पूरे के पूरे मिशन को लेकर गए थे। तो वहीं से डमडम बोलता है कि सिटवेल, मेरे ख्याल से ये तुम्हें बताना चाहिए। तो वहीं से सिटवेल बोलता है कि चाइना, वेल लेट्स सी, ये काफी ज्यादा एसेंशियल है कि इस पूरी की पूरी नई दुनिया के अंदर चाइना का रोल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो चाइना पहले के एक सोशलिस्ट रिजीम का मालिक हुआ करता था, अब वो न्यू कैपिटलिज्म इकोनॉमिक क्लास बन चुका है। लेकिन चाइना के अंदर उसके सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल उसकी आने वाली है, वो उसकी है रैपिड ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए चाइना जितनी भी ज्यादा तरक्की करने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है कि उनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है कुछ ही सालों के अंदर। इन माई ओपिनियन ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा स्केची नजर आ रही है। तो वहीं से डमडम बोलता है देयर यू गो, अब आपको समझ में आ गया कि चाइना सिर्फ एक स्केची चीज है हमारे लिए और कुछ भी नहीं। तो वहीं से एम्बेसडर वाइट बोलती है कि मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये केस ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरे लिए काम आसान कर रहे हैं। तो डमडम बोलता है कि अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि हमें इस बात की परवाह होनी चाहिए? तो एम्बेसडर वाइट बोलते हैं क्योंकि इस कमरे के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पूछे जाने वाले सारे के सारे सवालों के जवाब जानते हैं जो आपसे अब पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि वहां पे चाइना के अंदर एक हाइड्रा बेस मौजूद था जिसके ऊपर आप अटैक करने के लिए गए थे। तो डमडम बोलता है कि अच्छा, अगर आप कह रही हैं तो हो सकता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से हेल्स हेवन के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि हाइड्रा का सीक्रेट बेस नंबर 8 है। और ये हमारी कहानी 1.5 हफ्ते बाद की है, यानी हमने पिछला जो फ्लैशबैक दिखा था वो 2 हफ्ते पहले का था, और ये वाला फ्लैशबैक समझ लीजिए उसके 3-4 दिन बाद का है, जहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रा का बेस मौजूद है और वहां पे 2 हाइड्रा एजेंट्स घूम रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तो कहता है हाँ लगता तो ऐसा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों हाइड्रा एजेंट चिल्लाना शुरू करते हैं और उनका दिमाग फट जाता है। और इसी तरह वो लोग बोलते हैं कि डैम। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे दरअसल डमडम डुगन और ये सारे के सारे हॉलिंग कमांडोज इस हाइड्रा बेस के ऊपर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे डोनाल्ड पियर्स मौजूद होता है और कहता है कि मैंने बस उन चीजों का इस्तेमाल करा जो मैं कर सकता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डोनाल्ड पियर्स की जो कैटरपिलर की टीम है, यानी कि जिस तरह निक फ्यूरी की अपनी टीम है, इसी तरह डोनाल्ड पियर्स की भी अपनी ब्लैक टीम है और उनकी मदद से वो यहाँ पे हाइड्रा बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, जिसके अंदर हम इसके मेंबर से मिलते हैं, जिसके अंदर एक लॉरेन वुल्फी है जो कि एक पॉलीमॉर्फ है, इसके अंदर अहमद नूर है जो कि एटम स्मैशर है, बेन हथ है जो कि एक फ्लाइट की एबिलिटीज रखता है, एरन ड्रॉनिंग है जो कि शैडो मशीन है, बॉबी कैमेरो है जो कि एमुलेट ऑफ अबडन है, कॉर्नेल ग्रे है जो कि पैरासिटिक ब्रेन है, एलिस लव है जो कि एक टेलीपैथ और टेलीकिनेटिक है। वहीं से डमडम बोलता है कि यार तुम्हारे बच्चों को देख के तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मतलब डेजी और मिकल की जो टीम्स हैं उनके कैटरपिलर्स इतने भी खतरनाक नहीं जितने तुम्हारे नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राज है?
तो पियर्स बोलता है कि इसके पीछे राज सिर्फ इतना सही है कि डेजी और मिकल जो हैं वो अपनी अपनी टीम के बेबी सिटर्स हैं, जैसा कि उनका फादर एब्सेंट है और उसका वो सिर्फ ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं समर कैंप के ऊपर। लेकिन रही बात मेरी टीम की, तो मैं अपनी टीम का एक वार्डन हूँ जो कि उनको पिंजरों के अंदर भी रखता है और ये भी जानता है कि उनको बाहर कब निकालना है। तो डम डम बोलता है कि लगता है कि हमें इसी चीज की जरूरत थी। सिटवेल, तो बताओ अब आगे हमें क्या करना है। तो कहता है कि बिल्कुल आप जैसा कहें, आपके ऑर्डर के लिए मैं तैयार हूं। तो कहता है कि हेली कैरियर्स को फौरन से यहाँ पे बुलाओ, लगता है कि अब चीजों को बर्बाद करने का वक्त आ चुका है। उसी तरह हम दोबारा से यूएन की मीटिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां पे वो बोलते हैं कि जेंटलमैन, अगर मैं आपकी अटेंशन इस फोटो की तरफ ग्रैब कर सकूं जो कि हमने 8 घंटे पहले एक चाइनीज मिलिट्री सैटेलाइट से ली थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े से हाइड्रा बेस को जो है वो धमाके से उड़ा दिया गया है, जो कि अभी तक वहां पे जल रहा है। वहीं से हम डमडम और सिटवेल को देखते हैं कि वो लोग बेसिकली इस तस्वीर को देख के बोलते हैं, लगता है कि अच्छाई दुनिया में अभी भी बाकी है। तो वहीं से वो कहते हैं कि एम्बेसडर हान ने भी हमें इस तरह की कुछ इमेजरीज को प्रोवाइड करा है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बेस जल के राख हो रहा है, जो कि तकरीबन 12 घंटे पहले ली गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपका सारा का सारा टाइम को बचाता हूँ और सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ, और वो ये है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये बिल्डिंग जल रही है तो क्यों जल रही है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 हेली कैरियर्स नजर आ रहे हैं जिसको हाईलाइट किया गया इस तस्वीर के अंदर, और जहां तक हमारा अंदाजा इन दोनों के दोनों हेली कैरियर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें से एक का नाम एलियाइड है और एक जो है द एर्गोनॉट है। ये दोनों की दोनों वेसल जो है वो हैमर की एजेंसी से मिसिंग है, जो कि पहले एक कंपनी यानी कि शील्ड को बिलोंग किया करती थी, लेकिन अचानक ये कुछ टाइम पहले वहां से गायब हो गई थी। तो वहीं से सिटवेल बोलता है कि मिस्टर एम्बेसडर, ये तो आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ना कि कोई सवाल कर रहे हैं। तो वहीं से वो कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक है। तो सिटवेल बोलता है अगेन ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो वहीं से वो बोलता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इस बात के ऊपर विश्वास करती है कि तुम लोग का जो कोई भी एजेंडा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी नेशन की सॉवरेनिटी को भी पार कर सकता है, वो किसी नेशन के बॉर्डर्स को भी तोड़ के उसके अंदर घुस सकता है और अपनी मर्जी चला सकता है। क्योंकि तुम लोगों के सारे काम देख के हम इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन वहीं से सिटवेल बोलता है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस वक्त बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी जो बात कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। उसी तरह हम दोबारा से सैंड बॉक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे वही उनकी मीटिंग वगैरह चल रही होती है। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि वहाँ पे जब वो एक किस्सा सुना रहे होते हैं, अचानक वहाँ पे स्टीव रॉजर्स जो है यहाँ पे शेरन कार्टर के साथ आके उनको ज्वाइन करते हैं, और उसी तरह निक फ्यूरी वहाँ पे स्टीव रॉजर्स से भी हाथ वगैरह मिलाते हैं, और उस तरह वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों से मिलते हैं, जिसमें वो अपने कैप्टन अमेरिका वाली पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो ये सारी की सारी स्टोरी इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका और हॉलिंग कमांडोज की जो है ये पिछली स्टोरी इसलिए सुनाई जा रही है ताकि इनके रिलेशनशिप को दिखाया जा सके, जो कि एक बहुत ही ज्यादा औसम किस्म की दोस्ती है। लेकिन वहीं से डम डुगन कहता है कि मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहीं से चाइना के एम्बेसडर बोलते हैं कि तुमने जो एक सॉवरेन टेरिटरी को इन्वेड करने की कोशिश करी है। तो वहीं से डम एकदम गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि हमने जो एक हाइड्रा बेस के ऊपर अटैक करा है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी कंट्री के अंदर से काम कर रही थी। और रही बात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपकी कंट्री इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि हाइड्रा का बेस आपकी कंट्री से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। जिस तरीके से हमें ये बात भी पता है कि किस तरीके से रशियन एम्बेसडर भी वो फुल्ली अवेयर है कि उनके कंट्री के अंदर भी लेवाइथन बेसिस को एक्टिवेट कर दिया गया है और वो उनकी कंट्री के बॉर्डर के विद इन काम कर रहे हैं। तो सच तो ये कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे या तो करप्ट हो चुकी है, या तो वो इतनी ज्यादा टूथलेस हो चुकी है कि उनके कंट्री के अंदर रह के खतरनाक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के हाइड्रा और लेवाइथन काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनसे मुकाबला कर सकें। तो वहीं से एम्बेसडर बोलते हैं कि चलो, आपकी इन सारी की सारी बातें सुन के मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सारी की सारी चीजें आपने करी। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे इस बहस के अंदर नहीं पढ़ते कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और किस कंट्री का उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास जो मेन सवाल है वो ये है, क्या ये जो सारे के सारे काम आपने किए थे, जो काम आप करते आ रहे हैं, क्या आप यही सारे के सारे काम अभी भी कंटिन्यू रखने वाले हैं और क्या इसी कोर्स ऑफ एक्शन को आप फॉलो करेंगे? तो डम बोलता है कि मेरे ख्याल से अब इस चीज को दोबारा कंटिन्यू रखना ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने इस बात को भी देख ही लेगा कि किस तरीके से हमारे बहुत ही ज्यादा लोग जो हैं वो अब मर चुके हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें एक शॉट दिखाया जा रहा होता है जिसके अंदर वो दोनों के दोनों हेलिकैरियर्स जमीन के ऊपर क्रैश किए हुए और मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।